मंच एवं आप सब। मेरा नवगीत संग्रह है और उसी संग्रह से छोटी छोटी रचनाएं मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। दो दुनिया में। एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते, अपना जोड़ा बांध रही मैं तुम जूते के फीते। एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते, अपना जोड़ा बांध रही मैं तुम जूते के फीते। तुम अपनी दुनिया में जीते, मैं अपनी दुनिया में, नज़र चुराते हैं दोनों जब दोष दिखे दुनिया में। पृथक पृथक दोनों के संकट, रहते कहाँ सुभीते, एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते। दहरी के उस पार तुम्हारी बात हवाएं कहती, दहरी के उस पार तुम्हारी बात हवाएं कहती, वही हवाएं मुझको अक्सर जीप चढ़ाती रहती। मन के बर्तन भरे भरे से पनघट रीते रीते, मन के बर्तन भरे भरे से पनघट रीते रीते, एक समय में अलग अलग हम दो दुनिया में जीते। कभी चांद डूबा, कभी चांद डूबा, कभी टूटा सितारा, कभी चांद डूबा, कभी टूटा सितारा, कितनी रातों को तुझे उठकर पुकारा, कितनी रातों को तुझे उठकर पुकारा। बहुत आतुर थी मिलन को ऋतु पावस, क्यों हमारे बीच में आई अमावस, क्यों हमारे बीच में आई अमावस। तिमिर ने चहुओर अपना कर पसारा, कभी चांद डूबा, कभी डूबा सितारा। एक क्षण को चमक कर खो गई जो बिजली, राह जो दिखती थी वह संशय ही निकली। खेल जब तक खेलता आकाश सारा, कभी चांद डूबा, कभी टूटा सितारा। एक अंतिम छोटी कविता। पांच तत्व। पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का रहना। प्रेम जिसे कहते हैं वह है मानवता का गहना। पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का रहना। प्रेम जिसे कहते हैं वह है मानवता का गहना। सूरज को राहु ग्रसता है, कभी चंद्र को केतु, समय बनाता रहता इनके बीच सुलह का सेतु। काल सभी से कहता जाए अपनी जद में रहना, पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का रहना। चाल बदलती ढाल बदलती बदले पानी वानी, चाल बदलती ढाल बदलती बदले पानी वानी। जिस्म जिस्म से रूह बदलती जिंदा यही कहानी। वक्त का दरिया कहता जाए तुम हरदम ऐसे बहना, वक्त का दरिया बहता जाए तुम हरदम ही बहना। पांच तत्व का मिटना तय है, छठे तत्व का रहना। प्रेम जिसे कहते हैं वह है मानवता का गहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मौसमी जी। छंद मुक्त होते हुए भी आपकी कविता में एक बहुत अद्भुत अंतरलय और प्रवाह था। कविता गीत की ओर बहती हुई से नजर आती है और बहुत सुंदर आपकी बिंब है, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। हमारे साथ रक्षा पुरोहित जी हैं, जो रक्षा जी बहुत खुद भी अच्छा लिखती हैं और मंच के संचालन के लिए अब मैं रक्षा जी से आग्रह करूँगा कि अब वो सूत्र अपने हाथ में लें। रक्षा जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी काव्य रचना की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला नाम है हमारे बीच में छतरपुर से अभिदीप सुहाने। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप आएं और अपना कविता पाठ प्रस्तुत करें। अभिदीप सुहाने। सभी को नमस्कार। ज़्यादा वक्त न लेते हुए एक मतला चंद अशार मैं आपके सामने पेश करने जाता हूँ। आवाज़ क्लियर। तो यूँ लिखा था कि रंगों में कैसे ढलते हैं ये जान लिया है, रंगों में कैसे ढलते हैं ये जान लिया है, अपने भी बदलते हैं ये जान लिया है। रंगों में कैसे ढलते हैं ये जान लिया है, अपने भी बदलते हैं ये जान लिया है। सिर्फ आग ही हर दफ़ा नहीं जलाती, सिर्फ आग ही हर दफ़ा नहीं जलाती, लोग यूं भी जलते हैं ये जान लिया है। कि ज़िंदगी की ठोकरों से बने जो पत्थर, ज़िंदगी की ठोकरों से बने जो पत्थर, आंसुओं में पिघलते हैं ये जान लिया है। वो जो सड़क बनाने में बहा देते हैं लहू को, वो जो सड़क बनाने में बहा देते हैं लहू को,
कच्चे रास्तों पर चलते हैं ये जान लिया है। और एक आखिरी शेर था कि तपती धरती देख आसमां के रोने पर, तपती धरती देख आसमां के रोने पर समंदर भी मचलते हैं ये जान लिया है। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अभिदीप सुहाने जी। आपकी इस गज़ल से एक लाइन याद आती है कि बर्बादी की राह बताने वाले, ये जो सारे लोग ज़माने वाले, और दिल के तार बजाना हमसे सीखोगे, हम चले उस्ताद घराने वाले। इसी के साथ हमारे बीच हैं डॉक्टर नेत्रा रावणकर जी। मैं अनुरोध करूंगी कि वे आएँ और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर नेत्रा रावणकर जी। मैं डॉक्टर नेत्रा रावणकर उज्जैन से हूँ। माँ सरस्वती वाग्देवी को सर्वप्रथम नमन करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है इल्तिजा। पंख थक गए तेरे तो एक बार मिलने आ तू, पंख थक गए तेरे तो एक बार मिलने आ तू। मैं भी था कभी स्वच्छंद पंछी जैसा, मैं भी था कभी स्वच्छंद पंछी जैसा। मत रोक आंसुओं के समुंदर को, मत रोक आंसुओं के समुंदर को, बहने दे उसे सावन की झड़ी जैसा, बहने दे उसे सावन की झड़ी जैसा। लिखे हुए खतों की सौगात कोई लौटाता है भला, लिखे हुए खतों की सौगात कोई लौटाता है भला। वो कमल का जिगर ये यार होगा मेरे जैसा, वो कमल का जिगर ये यार होगा मेरे जैसा। नहीं बदलती कहानी किताबों पर धूल जमने से, नहीं बदलती कहानी किताबों पर धूल जमने से। मैं भी हूँ कभी पुरानी किताबों को पढ़ने जैसा, मैं भी हूँ कभी पुरानी किताबों को पढ़ने जैसा। कौन गया है आज तक इस मिट्टी के आगे, कौन गया है आज तक इस मिट्टी के आगे। मैं भी हूँ इस धूल की मुख्तसर जर्रे जैसा, मैं भी हूँ इस धूल की मुख्तसर जर्रे जैसा। पता है लौटते वक्त ले जा सकते, नहीं ले जा सकते साथ में कुछ भी। पता है लौटते वक्त नहीं ले जा सकते साथ में कुछ भी। फिर भी बचा लो यारो थोड़ा शरण और कफन जैसा, फिर भी बचा लो यारो थोड़ा शरण और कफन जैसा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला नाम सृजन जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सृजन, श्रिया सृजन। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सृजन श्रेया है। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है बाबूजी। अब चूँकि मैं घर से इतना दूर रह रही हूँ तो पापा की बहुत याद आती है, तो ये कविता बेसिकली मेरे पापा के लिए है। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार भी जताते थे वो मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे।
मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते, बेटी थी मगर बेटों से ज़्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आए, सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी ना लाते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कैसी परंपरा है कैसा विधान है, पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, ना पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि अपनी मौलिक रचना जो आपकी स्वरचित कविता है वो ही यहाँ पर सुनाएं, आप किसी और की कविता यहाँ पर ना सुनाएं। इसी के साथ मैं श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शांतनु जी, अगर आप यहाँ पर हैं उपस्थित, कृपया आप आएँ और अपनी मौलिक रचना सुनाएं और समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, 3 मिनट से अधिक नहीं। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। एक कविता है, चुप रहिए। स्कूल में एक बच्चा सवाल उठाता है, बच्चा स्कूल का हिस्सा है, सवाल उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। शिक्षक सवाल समझते नहीं हैं, शिक्षकों के पास उत्तर नहीं है। शिक्षक बच्चे से कह देते हैं आप चुप रहिए। औरत घर में सवाल उठाती है, औरत घर का हिस्सा है, सवाल औरत से रिश्ते का हिस्सा है। पति सवाल समझता नहीं है, पति उस पर हाथ उठाता है, औरत खुद को आग लगा लेती है। घर वाले सबको कहते हैं आप चुप रहिए। भीड़ में एक आदमी सवाल उठाता है, आदमी भीड़ का हिस्सा है, मगर सवाल लोकतंत्र का हिस्सा है। भीड़ सवाल समझना नहीं चाहती, भीड़ आदमी को मार देती है, अदालत इस पर चुप रहती है। संसद के अध्यक्ष विपक्ष को कह देते हैं आप चुप रहिए। मीडिया नेताजी से मुखातिब होती है, सवाल नहीं उठाती। नेताजी से मुखातिब होना मीडिया के काम का हिस्सा है। मीडिया सशक्त लोकतंत्र का एक ज़रूरी हिस्सा है, सवाल मीडिया के कर्मों का हिस्सा है। नेताजी भाषण देते हैं, भाषण से दंगे होते हैं, आग लगती है, झूठ फैलता है, पर मीडिया सवाल नहीं उठाती। लेखक सवाल उठाता है, लेखक को लेकिन कौन सुनता है? मीडिया लेखक से भी कह देती है आप चुप रहिए। वे बच्चा जो चुप हो जाता है तो सब उसको आज्ञाकारी समझते हैं। बच्चा बड़े होकर पति बनता है और अपनी औरत को चुप करवा देता है। औरत चुप हो जाती है, उसके बच्चे भी चुप रहना सीख लेते हैं।
चुप रहने वाले बच्चे भीड़ बन जाते हैं। जो भीड़ नहीं बन पाता वो लेखक बन जाता है, और लेखक कहानियाँ लिखता है, चुप रहने की कहानियाँ। क्योंकि जब वह भीड़ में नेताजी का भाषण सुनता है तो सवाल उठा लेता है, और सवाल उठाने वाले को भीड़ मार देती है। संसद में अदालत में कोई गवाह नहीं मिलता, चूँकि सब चुप रहना सीख चुके हैं। उनको देखकर अदालतें भी चुप हो जाती हैं। फिर भीड़ सरी की मीडिया शोर मचाती है, शोक मनाती है, मगर सवाल तब भी नहीं उठाती। और कोई मीडिया से सवाल उठाता है तो मीडिया सबको कह देती है आप चुप रहिए। धन्यवाद। आज के सत्य को हमारे सामने लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हर्ष देहरी जी, अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आएँ। और हाँ, हर्ष देहरी, इसके बाद देवराज प्रजापति, डॉक्टर तोशी व्यास। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर तोशी व्यास। सभी को मेरा नमस्कार। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं 3 लघु कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ और एक कविता है। पहली कविता है जिसका शीर्षक है आस। सुबह अखबार आया, दूध आया, टिफिन बॉक्स लगा, बच्चे स्कूल गए बस में रोज़ की तरह। मेरे बच्चों के हम उम्र 2 बच्चे जो रोज़ पास में सब्जी बेचते थे आज नहीं दिखे। मालूम हुआ कि सोते हुए रात में कोई उठा ले गया। गुमशुदगी की रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं हुई है। शुक्रिया। अगली कविता है जिसका शीर्षक है आत्म अवलोकन। तुमने कहा सच यही है, तुमने कहा सच यही है, गाजे बाजे चकमक हाथी घोड़ों के साथ। नरम बिस्तर पर कुछ कचोटता है तुम्हें, खलल डालता है सोई आंखों में, और तुम कह देते हो कि झूठे आरोप तुम्हें सोने नहीं देते। अगली कविता है पीड़ा। यहाँ 4 दीवारी के भीतर भी कुछ दीवारें खिंची पड़ी हैं। ये सुविधाजनक नहीं, इसका बोध है इन्हें। ये घर टूटे बिखरे हैं मगर दिखते नहीं। या हम आदी हैं अनदेखी के। पीड़ा का उल्लेख होते ही हम दूर हो लेते हैं। रंग बिरंगी लीपा पोती कर घर चमकाने के आदि खुद उसमें रहने वाले भी हैं। चुप्पी साहसिक नहीं मगर बताया गया है यह साहसिक और सही है। यह सामाजिक परिवेश है जहाँ कलियाँ खिल नहीं पाती। माहौल को थोड़ा सा बदलकर एक स्त्री मन से निकली हुई कविता आप सभी के समक्ष 1 मिनट की है। नम होती हैं आंखें तुम्हारी फिल्म के किसी दृश्य पर, और चमक उठती हैं पानी में कागज की नाव तैर जाने पर। व्याकुल हो उठते हो तुम कपकपाती सर्दी में आती श्वान के रोने की आवाज़ से, और तुम सोचते हो कि तुम क्या कर सकते हो। मजदूर के पैर के छाले तुम्हें झकझोरते हैं और सिस्टम की कार्यप्रणाली करती है विचलित। लहरों की कलकल झील का किनारा तुम्हें तृप्त करते हैं और देते हैं ऊर्जा संवारने को जीवन। हंसते हो खेलते हो नन्हे बच्चे के साथ, और टकटकी लगाए निहारते भी हो उसी बच्चे को सोते हुए। कम ही कहते हो अपने मन की, लेकिन तुम्हारी निश्चल आंखें देर नहीं करती। सुनो, तुम वह पुरुष हो जिस पर मोहित होती है स्त्री, और कह सकती है निर्भीक अपने मन की। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मोहनलाल यदुवंशी जी। मोहनलाल यदुवंशी जी, यदि आप इस प्रांगण में हैं तो कृपया आएँ और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। तब तक मदन तन्हाई जी, अगर आप यहाँ पर हैं तो। तुष्टि दुबे, दीपाली यदुवंशी, दीपाली यदुवंशी, डॉक्टर कपिल भार्गव,
निहाल चीपा काडरवारा से। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए निहाल चीपा। कम समय में अपनी बात रखूंगा। एक समसामयिक कविता है। गम थका हारा मुसाफिर है जो आते जाते रहता है। गम थका हारा मुसाफिर है जो आते जाते रहता है। सुख भी उसका सच्चा साथी है जो पीछे पीछे आता है। सुख भी उसका सच्चा साथी है जो पीछे पीछे आता है। दुख की घड़ी में मुझको ढांढस देता, दुख की घड़ी में मुझको ढांढस देता। जीनत वो हमसाया है, दुख की घड़ी में पता चलता कौन अपना कौन पराया है। गम थका हारा मुसाफिर है जो आते जाते रहता है। धूप छाँव का खेल निराला किसे समझ में आना है। सुख दुख का है आना जाना, व्यर्थ दुख मनाना है। जो गलती हो गई हो जाने दो, जो गलती हो गई हो जाने दो। व्यर्थ पड़े चिल्लाना है, जो गलती से सीख लेता नहीं भविष्य पछताना है। नया समय है नया दौर है नया यार जमाना है। नया समय है नया दौर है नया यार जमाना है। समय समय पर समय है बदला नहीं बदला ठिकाना है। ये जीवन है कोरा कागज इस पर खुशियाँ बिखराना है। बीते कल के गम भुलाकर जीवन भर खिलखिलाना है। गम थका हारा मुसाफिर है जो आते जाते रहता है। एक श्रृंगार की एक गजलनुमा कविता है। हाँ ज़्यादा कम। एक हसीन ख्वाब लिए यार बैठे हैं, एक हसीन ख्वाब लिए यार बैठे हैं। हम उन पर सब कुछ बार बैठे हैं। कैसे कह दे उस बेवफा को सनम, सनम दिल में लिए खार बैठे हैं। अब ना चाहत है पाने की ना खोने की, अब ना चाहत है पाने की ना खोने की। इश्क में तेरे हम बने मैं ख्वार बैठे हैं। ख्वाब खुली आंखों से देखे थे जो, ख्वाब खुली आंखों से देखे थे जो। इश्क का दर्द सहे कई यार बैठे हैं। तुम इश्क का इजहार कब करोगी, तुम इश्क का इजहार कब करोगी। इसके लिए कब से तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद रविंद्र यादव जी। रविंद्र यादव जी आप आएँ और अपनी स्वरचित कविता हमारे सामने प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ रविंद्र यादव जी। पहले दो शेर की दरे दरवेश ये दुनिया का दिखावा कैसा, दरे दरवेश ये दुनिया का दिखावा कैसा।